नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है और इसमें किस तरह से हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करते हैं। एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी भी होता है, तो डिफरेंट टाइप के वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होते हैं। उसका लेक्चर हम आपको डाल देंगे, मैकेनिकल के लिए वो पढ़ना था तो उसी को हम आपको है ना डाल देंगे, तो वो आप अलग से एक बार रीडिंग डाल के जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेटर मेनली आपको पढ़ना है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई के नाम से वो आता है। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम भी मैंने बनाया है, वोल्टेज रेगुलेटर का है, ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई का ये हमारा सर्किट डायग्राम है। सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेटर क्या काम करता है, तो अगर हमारा मान लो इनपुट वोल्टेज में एनी फ्लक्चुएशंस आए, अगर मेरा इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा विथ डिफरेंट कंडीशन, किसी कंडीशन डिफरेंट कंडीशन के द्वारा फ्लक्चुएशन हो सकता है, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, तो आउटपुट भी फ्लक्चुएट करेगा। एंड इफ द आउटपुट वोल्टेज विल गेट फ्लक्चुएटेड द डिवाइस विल बिकम अनस्टेबल। जो डिवाइस तुम उसको कनेक्ट किए हुए हो वो डिवाइस अनस्टेबल हो जाएगा। आप एक कॉमन सा एक्सपीरियंस देखिए कि जब आपके घर में वोल्टेज जो होता है वो अप डाउन होता है, मतलब वोल्टेज में वेरिएशन होता है, तो उस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज के कारण बहुत सारे अप्लायंसेस जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बल्ब की बात करें तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, या फिर कोई और अदर डिवाइसेस आपने लगाए, एकाएक वोल्टेज बढ़ा घटा जिस कारण से प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम लोग एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई का यूज करते हैं। वो रेगुलेटेड पावर सप्लाई, एनी वेरिएशन इन द इनपुट विल नॉट अफेक्ट द आउटपुट, आउटपुट में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालेगा, वो वोल्टेज हमारा हमेशा रेगुलेट करके रखेगा। अगर इंक्रीज इन द वोल्टेज है तो वो उस हिसाब से रखेगा वोल्टेज को, डिक्रीज इन द वोल्टेज है वो उस हिसाब से रखेगा। जैसा कि हम लोग एक स्टेबलाइजर यूज करते थे, पहले यूज होता था बहुत सारे अप्लायंसेस में। अब तो क्या होता है कि जो भी नए नए डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए जाते हैं, चाहे आप किसी भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें, तो उसमें ऑलरेडी उसके अंदर में रेगुलेटेड पावर सप्लाई दिया जाता है कि ये इतना वोल्ट से इतना वोल्ट के बीच का फ्लक्चुएशन को क्या कर सकता है, तो ये क्या कर सकता है, नलीफाई कर सकता है। ठीक है, तो चलते हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या है। तो वोल्टेज रेगुलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोवाइड स्टेबल डीसी वोल्टेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड करंट, जो कि लोड करंट के इंडिपेंडेंट हो, कॉमा टेम्परेचर एंड एसी लाइन वोल्टेज वेरिएशन। अभी मैंने एसी लाइन वोल्टेज के बारे में आपको बताया, आपके घर का एग्जांपल जो दिया उसमें आपका क्या आता है, तो एसी लाइन वोल्टेज आता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गया कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या काम करता है। अब यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज रेगुलेटर का एक एग्जांपल लिया। मैंने सबसे पहले वहां पे एक डीसी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई वहां पे लिया है। वीडीसी इज द अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, इसमें फ्लक्चुएशंस हो सकता है आएंगे। और इधर मैंने ये पूरा सर्किट बनाया है, इसका नाम है होगा सीरीज ऑपरेशनल एम्पलीफायर वोल्टेज रेगुलेटर और सीरीज ऑपरेशनल एम्पलीफायर पावर सप्लाई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, और कैसे ये वर्क करता है ये भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली इस सर्किट डायग्राम को अगर देखेंगे तो इसमें चार जो है ना डिस्क्रीट इसमें सिस्टम लगे हुए हैं। चार डिस्क्रीट मतलब अलग अलग चार डिस्क्रीट सिस्टम है। एक अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर है, हमारा फीडबैक नेटवर्क है इसके अंदर। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड फीडबैक नेटवर्क, और ये आपका जो है ये पोटेंशियल डिवाइडर रेसिस्टर है R1 R2 का। तो जो चारों चीज है इसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। पहला रेफरेंस वोल्टेज सर्किट होगा, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस वोल्टेज सर्किट। एरर एम्पलीफायर, इसको एरर एम्पलीफायर बोला गया है। सीरीज पास ट्रांजिस्टर एंड फीडबैक सेक्शन, ये फीडबैक सेक्शन, इसमें चार सेक्शन है। अब ये कैसे वर्क करता है, चलिए हम लोग इसको वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। यहां से सबसे पहले कह रहा है क्या कि द पावर ट्रांजिस्टर, ये जो ट्रांजिस्टर होगा ये पावर ट्रांजिस्टर होगा, पावर ट्रांजिस्टर होगा। दिस इज व्हाट ए पावर ट्रांजिस्टर विच इज हैंडलिंग हाई हीट कैपेसिटी को वो क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, ये जल्दी खराब नहीं होता है। तो ये मैंने यहाँ पे एक पावर ट्रांजिस्टर का यूज किया है। तो ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर के मुकाबले पावर ट्रांजिस्टर जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें जो इमीटर
और बेस और कलेक्टर का विड्थ जो होता है वो एज कंपेयर टू नॉर्मल ट्रांजिस्टर के मुकाबले ज्यादा होता है। डोपिंग कंसंट्रेशन भी नॉर्मल ट्रांजिस्टर के मुकाबले हम लोग ज्यादा करते हैं, एरिया ज्यादा रखते हैं ताकि हीट जो है वहां से डिसिपेट हो। एरिया आप बढ़ा देंगे तो हीट क्या हो सकता है, डिसिपेट होगा। तो वही इसका एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर होता है जिसको हम लोग पावर ट्रांजिस्टर बोलते हैं, है ना। तो पावर ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ पे लगाया है। पावर ट्रांजिस्टर Q1 इज इन सीरीज विद द अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, इज इन सीरीज विद द अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई एंड किसके साथ है सीरीज में, तो हमारा अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज वी इन एंड रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज, ये रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज है यहाँ, इसके साथ ये हमारा कैसा लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यही लिखा, सो इट मस्ट एब्जॉर्ब, इस कारण से ये एब्जॉर्ब करेगा डिफरेंस बिटवीन दीज टू वोल्टेज, इन दोनों वोल्टेज के डिफरेंस में जो भी फ्लक्चुएशंस आएंगे, इन दोनों वोल्टेज के बीच में V0 माइनस Vin के बीच में जो भी फ्लक्चुएशंस आएंगे उसको ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिस इज व्हाट ए पावर ट्रांजिस्टर, तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो यही बात इसके अंदर लिखा हुआ है। द ट्रांजिस्टर Q1, सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि ट्रांजिस्टर Q1 ये कैसे कनेक्टेड है, तो इस प्रकार का जो कनेक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं, इस कनेक्शन को वोल्टेज फॉलोअर कनेक्शन बोलते हैं, इमीटर फॉलोअर कनेक्शन, वोल्टेज फॉलोअर नहीं, इमीटर फॉलोअर कनेक्शन बोलते हैं। तो ये एक इमीटर फॉलोअर कनेक्शन में क्या है, कनेक्ट हुआ है ये हमारा पावर ट्रांजिस्टर। तो कह रहा है कि पावर ट्रांजिस्टर Q1 is also connected as a emitter follower to provide a what sufficient current gain। emitter follower सर्किट जो होता है वो sufficient current gain प्रोवाइड कराता है जिससे हम लोग लोड को ड्राइव कर सके। लोड यहाँ पे जो लोड लगा हुआ है इस लोड को हमको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि द आउटपुट वोल्टेज इज सैंपल्ड बाई, जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा वो इन दोनों रेसिस्टेंस से हम लोग क्या करेंगे, उसको सैंपल करेंगे, ठीक है। एंड फीडबैक टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और यहाँ से हम सैंपल करके R1 R2 से यहाँ से सैंपल करके हम लोग इसको किसको दे देंगे, निगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दे देंगे, ठीक है। अब निगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देने के बाद हम कंपैरिजन होगा, अगर वोल्टेज मेरा इंक्रीज होगा तो वो हमारे बेस यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो एक काम आप पहले करें, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद जो रेस्ट इसका सेकंड पोर्शन ऑफ वर्किंग है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो वर्किंग मेनली यहाँ से स्टार्ट है, बाकी ये तो कंपोनेंट के बारे में मैंने बताया कि क्या क्या कंपोनेंट इसके अंदर लिखा है। तो पहले आप इतने पार्ट को लिख लें, इसके बाद हम थ्योरी पहले लिख करके उसके बाद समझा देंगे तो क्लियर होगा आपको, ठीक है। लिखिए, चलिए तो आगे हम लोग बचे हुए इसके वर्किंग ऑपरेशन को देखते हैं। तो यहां तक आपने देखा कि किस तरह से हमारा यहाँ पे एम्पलीफायर लगा हुआ है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे हमारा इनपुट आएगा। तो यहाँ सैंपल्ड वोल्टेज, जो ये सैंपल्ड वोल्टेज है वो कंपेयर होगा रेफरेंस वोल्टेज से, इससे कंपेयर होगा, ठीक है। और हमको यहाँ पे कंपेयर होकर के आउटपुट मिलेगा V0 डैश। तो ये V0 डैश जो है ये आउटपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस ट्रांजिस्टर को क्या करेगा, ड्राइव करेगा, क्योंकि इसके बेस से कनेक्टेड है ये। अब देखो, अगर मेरा ये V0 इंक्रीज हुआ, अगर मेरा V0 इंक्रीज हुआ ड्यू टू द लोड करंट के कारण अगर मेरा V0 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, आउटपुट मेरा इंक्रीज हुआ, तो वो किसको इंक्रीज करेगा, यहाँ पर फीडबैक वोल्टेज को। अगर V0 इंक्रीज होगा तो ये V0 और इससे कनेक्टेड है बीटा से, ठीक है। यहाँ पर बीटा हमारा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 है, तो ये इंक्रीज होगा। अब ये इंक्रीज होगा तो ये वोल्टेज हमारा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वोल्टेज इन टर्न हमारा क्या हो जाएगा, तो रिड्यूस हो जाएगा। ये इंक्रीज होगा तो इन टर्न दिस वोल्टेज विल बी रिड्यूस, क्योंकि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो भी इंक्रीज ये होगा उसके कारण ये हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और जब ये रिड्यूस हो जाएगा
तो चूंकि ये इमीटर फॉलोअर है तो जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा, तो सेम वोल्टेज विल बी फॉलो हियर, तो इन टर्न ये भी क्या हो जाएगा हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं इसमें क्या है, हमने यही बताया। इसमें वर्किंग में फिर से एक बार हम देखते हैं कि मान लो ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है और ड्यू टू द लोड हमारा फ्लक्चुएशन को रोकना है, तो फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का एक सर्किट डिजाइन करते हैं। और यहाँ पे जब हम देखते क्या है कि जो सैंपल्ड वोल्टेज है, अगर हमारा मान लो आउटपुट इंक्रीज हुआ, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हुआ ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, या फिर हम कह सकते हैं कि लोड के कारण, तो ये अगर मान लेते इंक्रीज हो गया या फिर डिक्रीज भी हो सकता है, तो इंक्रीज हमने मान लिया, तो अगर ये इंक्रीज होगा तो इन टर्न ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये कंपेयर होकर के आउटपुट हमको यहां मिलता है। जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो कंपेयर करेगा रेफरेंस से, रेफरेंस के मुकाबले ये इंक्रीज हो गया, मतलब इस टर्मिनल पे वोल्टेज इंक्रीज हो गया, इस टर्मिनल पे वोल्टेज डिक्रीज हो गया, मतलब डिक्रीज है एज कंपेयर टू दिस रेफरेंस, दिस इज व्हाट मोर। और अगर 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब है कि अगर ये टर्मिनल पर ज्यादा वोल्टेज है, ये टर्मिनल पे कम वोल्टेज है, तो यहाँ वोल्टेज हमारा कम मिलेगा, और कम वोल्टेज मिलेगा तो ये डायरेक्टली फॉलो करेगा इसको और यहां से वोल्टेज हमारा कम हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये वोल्टेज मेरा कम हो गया, अभी तो मैंने इंक्रीज की बात की, अगर वोल्टेज मेरा V0 डिक्रीज हो गया तो ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा, दिस इज व्हाट फीडबैक वोल्टेज भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ये डिक्रीज हो गया इस टर्मिनल पे तो ये रेफरेंस से कंपेयर करेगा, डिक्रीज अगर होगा तो यहाँ का वोल्टेज मेरा इंक्रीज हो जाएगा, और ये डायरेक्टली इसको फॉलो कर रहा है तो ये वोल्टेज इंक्रीज हो गया। तो एक रेफरेंस से ये अपने आप को हमेशा कंपेयर करके वो वोल्टेज आपको वहां पे देगा, दिस इज कॉल्ड रेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई। ये हमारा क्या है, रेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई है, मतलब ये वोल्टेज रेगुलेटर का क्या है, एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। तो यही हमारा वोल्टेज रेगुलेटर का क्या है, एक्सप्लेनेशन है, इसी को आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। अब देखो मॉड्यूल 5 में आपका क्या क्या बचा, एक टॉपिक बच गया है, ओनली वन टॉपिक इज इन मॉड्यूल 5 फॉर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस, एंड दैट इज नथिंग बट कंपनसेटर, जिसमें हमको कंपनसेटर, लीड लैग कंपनसेटर के बारे में पढ़ना है, हम लोग देखेंगे। बाकी इसमें ऑसिलेटर्स है, ऑसिलेटर को हम वहां पे जो भी मैकेनिकल को पढ़ाए हैं वो हम आपको रखवा देंगे। याद रखना है कि ऑसिलेटर जब भी आप पढ़ेंगे या फिर एग्जाम में आएगा, दो ऑसिलेटर आपको पढ़ने हैं, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर एंड वेन्स ब्रिज ऑसिलेटर। दोनों में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थ्रू बनाएंगे, क्योंकि उसमें आपको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के मदद से भी मैंने ऑसिलेटर डिजाइन किया है, लेकिन वो वाला डायग्राम आपको नहीं बनाना है। आपको बनाना है डायग्राम कौन सा, तो जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है ना कनेक्शन हो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला डायग्राम बनाना है। ये बात मैंने आपको अभी बता दिया है। एग्जाम में अगर बीजेटी वाला डायग्राम बनाओगे तो हो सकता है उसमें नंबर ना मिले, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करके ही बनाना है, ठीक है ना। तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर हो गया। एक टॉपिक और बच गया है, तो आपका यूनिट नंबर मॉड्यूल नंबर 5 खत्म हो जाएगा। मॉड्यूल नंबर 4 में एक टॉपिक बचा है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर, ये दोनों हम बताएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। एंड लास्ट मॉड्यूल 6 उसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक दिए, 2 क्लास 3 क्लास लगेगा, वो कंप्लीट कर देंगे। तो आई थिंक 4 से 5 क्लास और लगेगा और आपका जो भी सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। देन आफ्टर वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ईच मॉड्यूल के ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको लिख लीजिए आप लोग।